नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। भारतीय एयरलाइंस की उड़ानों को लगातार मिल रही धमकियों के मामले में अब गृह मंत्रालय ने एंट्री ले ली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुचित्रा गुप्ता। फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि एक दिन में फ्लाइट को उड़ाने की 25 धमकियां मिली हैं और इन पूरे धमकियों में इंडिगो, विस्तारा की फ्लाइटें भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों में 90 फ्लाइटों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया के 6 विमानों को धमकियां मिली थी। इससे पहले शनिवार को 30 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली थी, जिसकी वजह से सैकड़ों यात्रियों को घंटों परेशान होना पड़ा। आपको बता दें कि इसके वजह से 200 करोड़ का नुकसान भी अब तक हो चुका है। हालांकि ये सारी धमकियों की खबरें जो है वो बाद में झूठी साबित हुई। इसे लेकर अब गृह मंत्रालय एक्टिव हो गया है और गृह मंत्रालय ने इस संबंध में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से डिटेल में रिपोर्ट मांगी। साथ ही CISF, NIA और IB को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसी के साथ गृह मंत्रालय ने शनिवार को DGCA चीफ विक्रम देव दत्त को अपने पद से हटा दिया और उन्हें कोयला मंत्रालय में सचिव बना दिया। अब इस पूरे मामले को धमकी वाले मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अब देखने की बात होगी, क्योंकि 2 दिन पहले दिल्ली में हुए ब्लास्ट पर भी गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट मांगी है और इसे भी कहीं ना कहीं इससे जोड़कर देखा जाने लगा है। हालांकि देखने की बात होगी कि गृह मंत्रालय और पुलिस प्रशासन साथ ही सुरक्षा को लेकर क्या कुछ आगे कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन महेश के साथ मैं सुचित्रा गुप्ता, इंडिया वॉइस। देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण से दम घुटने लगा है। कई इलाके रेड जोन में पहुंच चुके हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुचित्रा गुप्ता। दिल्ली में दिवाली से पहले ही प्रदूषण का मामला जो है वो चारों तरफ देखने को मिल रहा है। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी आपस में आरोप प्रत्यारोप करती हुई नजर आ रही है। वहीं CM आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली के प्रदूषण का कारण अपने पड़ोसी राज्यों को बता दिया। जी हां, आतिशी ने बताया कि हरियाणा में पराली जलाने के मामले में 23% की वृद्धि हुई है। साथ ही यूपी में 70% की वृद्धि हुई है। साथ ही CM आतिशी ने यह भी कहा कि अगर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पराली जलाने के मामले को रोक सकती है तो बाकी के राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते। वहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर नायाब सिंह सैनी, जहां हरियाणा के CM नायाब सिंह सैनी ने CM आतिशी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी इसे लेकर ओछी राजनीति कर रही है। ये प्रदूषण का मामला है जिसे आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाने के लिए दूसरे राज्यों पर इसका आरोप लगा रही है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को दूसरों पर आरोप लगाने की आदत है। उन्होंने दिल्ली सरकार को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत भी दे दी। आपको बताएं कि ये कोई नया मामला नहीं है, जब नए नए मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगाती हुई दिख रही हैं। वहीं CM सैनी ने यह भी कह दिया और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से यह भी सवाल कर दिया कि आम आदमी पार्टी अब इसका जवाब दे कि क्यों 28 नालों का गंदा पानी यमुना जी में जाता है। आपको बताएं कि इसे लेकर पूरी तरीके से राजनीति शुरू हो गई है। अब देखने की बात होगी कि राजनीति के बीच में आखिर दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर क्या कुछ एक्शन लेती है। कैमरामैन महेश के साथ मैं सुचित्रा गुप्ता, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में सपा के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के नामांकन के दौरान सैफी परिवार की एकता देखने को मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुकेश कुमार। मैनपुरी में आज करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं पूरा सैफई परिवार इस समय मौजूद नजर आया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर मीडिया कर्मियों से नामांकन करने के बाद रूबरू होते हुए उन्होंने जमकर हमला बोला है। बहराइच में हुई घटना को सांप्रदायिक घटना जो हो रही है वह सरकार की जिम्मेदारी है। क्या वहां नहीं पता था जिस तरीके से यात्रा का आयोजन हो रहा है, कितनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को वहां रखना चाहिए, ये सब प्रशासन की लापरवाही से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो वहीं DAP खाद को लेकर किसानों को भी खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। धान की फसल पूर्ण रूप से तैयार हो गई है। मारा मारी चल रही है पूरे प्रदेश में। तो कोई भी बेरोजगारी का भी मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, यह मुद्दे लगातार लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो वहीं तेज प्रताप यादव ने नामांकन के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ऐतिहासिक जीत करहल की सीट से होकर जाएगी। पूरे प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव है, उसमें सर्वाधिक जीत का परचम जो लहराएंगे वो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव लहराएंगे। उनके साथ आज पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा है इतिहास रचने को तैयार है करहल विधानसभा।
तो भी प्रोफेसर राम गोपाल भी मौजूद रहे। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने इस बताया है कि यहाँ करहल के लोगों और नेताजी की धरती की जो मैनपुरी है सीट है, समाजवादी पार्टी का सहयोग आगे भी मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। जिस तरीके की समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को विश्वास है कि कोई यहाँ के जो विकास है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही करा सकती है। उनके साथ अदिति यादव भी मौजूद रही हैं। पूरे सैफई परिवार ने आज मिलकर तेज प्रताप यादव का नामांकन दाखिल कराया है और उन्होंने कहा है कि भारी मतों से विजय होकर जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराएंगे। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा हो गया, जहां 50 यात्रियों से भरी बस पलट गई। मामले की तफ्तीश की है हमारे संवाददाता जिसान अहमद। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के एक्सप्रेसवे पर सुबह तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 50 लोग उस बस में सवार थे, जिसमें से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि बस में जो 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनको स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। वहीं जब बस के पलटने की आवाज़ जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने सुनी, वह वहां पर बस के पास पहुंच गए और वहां क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया। हालांकि वहां पर निवासियों ने बस के शीशे तोड़कर जो सवारियां थीं उनको बाहर निकाला और उनको अस्पताल में एडमिट कराया है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। यूपी में एनकाउंटर को लेकर पुलिस ने नए निर्देश जारी किए हैं। मामले को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। एनकाउंटरों पर उठ रहे सवालों को लेकर योगी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन का पालन कराने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल यूपी में कई ऐसे एनकाउंटर हुए जिस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। खासकर विपक्षी दल सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सरकार को घेरने की कोशिश भी किया। साथ ही साथ कई ऐसे एनकाउंटर हुए जिसका मामला अब कोर्ट में भी पहुंच चुका है। जी सवालों पर विराम लगाने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए यूपी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है। गाइडलाइन के मुताबिक एनकाउंटर स्थल की वीडियोग्राफी होगी और साथ ही साथ जिस क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ रहेगा उस क्षेत्र के विवेचना अधिकारी नहीं होंगे, यानी कि क्राइम ब्रांच या दूसरे थानों की पुलिस एनकाउंटर की विवेचना करेगी। बरामद हथियार की बैलिस्टिक जांच होगी। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के हथियारों की भी जांच की जाएगी। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंचेगी। इसके अलावा अगर कोई अपराधी एनकाउंटर में मारा जाता है तो इसकी तत्काल सूचना परिजनों को देनी होगी, जिस पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्रेन यात्रियों के लिए बड़ी सौगात दी है। क्या है खबर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैतुरा। नई ट्रेन के रूप में उत्तराखंड राज्य को आज एक बड़ी सौगात मिली है। बांद्रा से लाल कुआं के लिए स्पेशल ट्रेन संचालित हो चुकी है, जिसको आज रवानगी यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम से जुड़ने का काम किया था और लाल कुआं से जो ट्रेन बांद्रा के लिए निकली उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन के चलने से ये कह सकते हैं कुमाऊं में जो पर्यटन सेक्टर है उसको और मजबूती यहाँ पर मिलेगी। साथ ही यहाँ पर आने वाले सैलानियों को भी आवागमन में और सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। आने वाले दिनों में कह सकते हैं चाहे ऋषिकेश से खंडवा रेल लाइन हो या फिर देहरादून से आने वाली रेल लाइन हो या फिर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन हो, जिसका सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, वो भी जल्दी अस्तित्व में यहाँ पर आएंगे और उत्तराखंड राज्य में पर्यटन के सेक्टर को और मजबूत करती नजर आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट किया, जिन्होंने ये सौगात उत्तराखंड राज्य को दी है। आने वाले दिनों में उत्तराखंड राज्य और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और यही ट्रेनें, यही रेल की जुलाई लाइन है, ये उत्तराखंड राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगी। कैमरामैन इंडिया देहरादून। प्रयागराज लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। खबर को विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी।
वनडे वन परीक्षा कराई जाने की मांग को लेकर के आज अभ्यर्थियों का बड़ा हुजूम लोक सेवा आयोग के बाहर इकट्ठा हुआ। दरअसल लोक सेवा आयोग के बाहर जो इकट्ठा हुए अभ्यर्थी थे उनकी ये मांग है कि जो पुराना पैटर्न है उस पर परीक्षा कराई जाए। ख़ास तौर से जो इस बार अलग अलग पारियों में अलग अलग परीक्षाएं जो कराई जा रही है उसको लेकर के अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पूर्व का जो अनुभव है उसके हिसाब से उनको लग रहा है कि कहीं उनके साथ नाइंसाफ़ी न हो जाए, इसी लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है कि आयोग इस पर अपनी स्थितियाँ स्पष्ट करे। जो उनकी डिमांड है वो यही है कि जो पुराना पैटर्न है वनडे वन परीक्षा उसी पैटर्न पे ये परीक्षा कराई जाए। ख़ास तौर से जो परीक्षा के नए पैटर्न है उसको लेकर के अभ्यर्थी आशंकित हैं कि हो सकता है कि इसमें उनके साथ इंसाफ न हो। यही वजह है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अब लोक सेवा आयोग के बाहर धरने पर आ चुके हैं और वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि परीक्षा की तिथियों के साथ ही ये जो पैटर्न है इसकी भी स्थिति स्पष्ट की जाए कि किस तरह से इन चीज़ों को कराया जाएगा। फिलहाल आगे आयोग क्या निर्णय करता है और अभ्यर्थी का क्या रूप होता है इसका इंतजार करना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि अब अभ्यर्थी लगातार लामबंद हो रहे हैं और इसके खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज, प्रयागराज। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली की आपूर्ति को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। खबर की पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धनराज गर्ग। उत्तराखंड प्रदेश को एक ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, लेकिन एक विडंबना यह है उत्तराखंड के लिए कि बिजली की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाती। लेकिन वही देखिएगा कि जो यूपीसीएल है उसने एक कदम आगे बढ़ाया है और जो बिजली है वो पारदर्शिता हो उसके लिए स्मार्ट मीटर अब घर घर लगाए जाएंगे। और स्मार्ट मीटर के साथ साथ आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं उससे लाभ जनता को होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जनता को अब पता लग पाएगा कि आखिर उन्होंने कितनी बिजली खर्च की है और किस तरीके से उनका बिल आ रहा है। क्योंकि अभी तक देखा जाए कि जो बिल आता है उसमें ये पता नहीं लग पाता कि उन्होंने कितनी बिजली खर्च की है और कितना उनका बिल आया है। और बिल अधिक भी आता है क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कहीं ना कहीं बिल में भी कमी देखने को मिलेगी, उपभोक्ताओं को फायदा होगा। और इसके साथ ही जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे उसमें जो रीडिंग होगी वो रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन जो रिचार्ज होगा वो रिचार्ज उनको मोबाइल की तरह करना होगा कि जिस तरीके से मोबाइल में रिचार्ज करते हैं और उससे पहले ही मैसेज, रिचार्ज खत्म होने से पहले मैसेज उनके मोबाइल पर आ जाता है। इसी तरीके से स्मार्ट मीटर में भी इसी तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी कि जो स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे उसमें इस तरह का रिचार्ज करना होगा। और जब आपकी बिजली का रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो यानी कि आपके घर की जो बिजली है वो बंद हो जाएगी। तो इससे पहले देखिएगा कि जो मैसेज आएगा उस मैसेज के बाद ही आपको रिचार्ज करना होगा। तो इससे कहीं फायदे कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को उत्तराखंड में होने वाले हैं। इंडिया वॉइस, धनराज गर्ग, देहरादून। यूपी उपचुनाव से कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अब इसके पीछे छिपा बड़ा सियासी मकसद आखिर क्या है, खबर की पड़ताल की है हमारे संवाददाता रमन मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गए हैं। एनडीए की तरफ से अभी एक भी प्रत्याशी की सूची नहीं जारी हुई है। और वहीं पर बात करें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 7 और 2 का फॉर्मूला जो था वो तय माना जा रहा था, क्योंकि ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन आज ऐसी खबर आई, मीडिया में ऐसी खबरें चली कि कांग्रेस अब जो कोटे में 2 सीटें आई थी उस पर भी चुनाव नहीं लड़ेगी और समाजवादी पार्टी का 9 की 9 सीटों पर समर्थन करेगी। हालांकि कांग्रेस के किसी भी बड़े पदाधिकारी की तरफ से ऐसा इस पर अभी कोई भी बयान नहीं आया है और ना ही पार्टी की तरफ से औपचारिक ऐलान हुआ है। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी ने भी अभी इस खैर और गाजियाबाद सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है, यानी कि 2 सीटों को लेकर अभी भी कांग्रेस और सपा में असमंजस बना हुआ है। कांग्रेस के चुनाव से हटने के पीछे का कारण बताया जा रहा है कि कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी और समाजवादी पार्टी उसे 2 सीटें देने को तैयार थी, जिसके चलते कांग्रेस ये उपचुनाव से दूरी बनाना चाहती है। वहीं पर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 12 सीटों की डिमांड कर रही है, जो कि सीटें गठबंधन, वहां के गठबंधन से कांग्रेस के कोटे से जाने वाली हैं। ऐसे में कांग्रेस महाराष्ट्र में
समाजवादी पार्टी को सीटें न देनी पड़े, इसलिए यूपी के इस उपचुनाव से दूरी बनाकर महाराष्ट्र में अपना फायदा सिद्ध करना चाहता है। हालांकि इस पूरे वाकये पर अभी किसी भी न समाजवादी पार्टी की तरफ से न कांग्रेस की तरफ से किसी भी बड़े नेता का बयान नहीं आया है। कैमरामैन राहुल के साथ श्रवण मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और बहराइच हिंसा मामले को लेकर आखिर क्या कुछ अपडेट सामने आया है, बता रहे हैं संवाददाता कुंवर दिवाकर। जनपद के महासी महाराजगंज के ताजा हालात पर जो नजर डालेंगे तो 13 तारीख की घटना है जिसमें दंगा हो गया था। दंगा में 2 लोगों को घायल हुए थे, 1 लोग की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई में 2 लोगों को हाफ फ्राई किया गया था। इसके बाद बुलडोजर का एक्शन पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा 23 लोगों को नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद जो है हाईकोर्ट ने रोक 15 दिन की लगा दिया। 15 दिन की हाईकोर्ट लगाने के बाद जो है मामला सामान्य हो गया और रोड बाकी महाराजगंज कस्बे में सुचारू रूप से दुकानें चालू हो गई। बाकी यातायात चलने लगे, कारोबार थोड़ा सा ठप हुआ, व्यापार पर प्रभाव पड़ा, वकीलों को तहसील में जो है कामकाज शुरू हुआ। बाकी पुलिस प्रशासन सक्रिय है, बाकी मामला शांत है। गाजियाबाद में नमो भारत का 1 साल पूरा होने के अवसर पर ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर जाकर निरीक्षण किया। क्या कुछ पूरी खबर है, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता। गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रेलवे स्टेशन पर नमो भारत के आज 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन पर स्टाफ और यात्रियों से बातचीत की और नमो भारत में सफर भी किया। आपको बता दें, यात्रियों ने उनके साथ यात्रा का अनुभव साझा किया और नमो भारत की ट्रेन की सुविधाओं की सराहना की। इसी अवसर पर यात्रियों में काफी उत्साह और खुशी देखी गई। आपको बता दें, इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन में नमो भारत ट्रेन में सवार होकर दुहाई तक का सफर भी तय किया और केबिन में जाकर लोको पायलट से बातचीत की और ट्रेन संचालन की प्रक्रिया को करीब से देखा। दुर्ग में धोखाधड़ी केस में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं सहयोगी श्रीकांत दास। भिलाई के सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल BRS अपोलो के डायरेक्टर एवं शिशु रोग विशेषज्ञ MK खंडूजा को आज दुर्ग पुलिस ने कलकत्ता से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां पर उन्हें रिमांड के लिए दुर्ग पुलिस के हवाले किया गया। आपको बताते चले कि MK खंडूजा ने कोर्ट के सामने अपनी तबियत का भी हवाला दिया जमानत के लिए, परंतु कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप अपना इलाज जेल के अस्पताल में कराएं। दर्शकों को बताते चले कि लगभग 2.5 साल पहले रुंगटा कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सोनल रुंगटा से BRS अपोलो हॉस्पिटल का सौदा कर उनसे 19,40,000 रुपए लेकर के अपने बैंक जो डिफॉल्ट हो चुका था वहां पे पेमेंट करते हैं और वहीं पर अस्पताल को MK अग्रवाल रायपुर के और मित्तल ग्रुप को अपना हॉस्पिटल भेज देते हैं। रुंगटा हापुड़ में मां समेत 2 बच्चों को सांप ने डस लिया। दोनों बच्चों की मौत हो गई, वहीं मां की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां सर्पदंश के चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें, हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में देर रात घर में घुसे सर्प ने घर के अंदर सो रही महिला पूनम देवी, उसकी बेटी साक्षी और उसके मासूम बेटे तनिष्क को डस लिया। सर्पदंश से तीनों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कल देर रात 2 बजे घर के अंदर सर्प घुसा था और फर्श पर सो रही पूनम देवी और उसके 2 मासूम बच्चों को सर्प ने काट लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने तीनों को उपचार के लिए लेकर गए। बताया जा रहा है उपचार के दौरान दोनों मासूम बच्चे साक्षी और तनिष्क की मौत हो गई और उसके कुछ देर बाद उनकी मां पूनम देवी की भी मौत हो गई है। सर्पदंश के चलते 3 मौत होने के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सर्पदंश के चलते 3 मौतों की सूचना पर जिले के पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आगे कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। वहीं बरेली में वाल्मीकि को डाकू कहने वाले सपा के जिला अध्यक्ष पर वाल्मीकि समाज ने कार्रवाई की मांग की है। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
वाल्मीकि पर अभद्र टिप्पणी करना अब देखा जा रहा है तो सपा के जो जिला अध्यक्ष है उनको भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि कल जो पदाधिकारी है, वाल्मीकि समाज के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने शिकायत करी है, कोतवाली में शिकायत करी है, शहर कोतवाली में शिकायत करी है। उनका कहना है जो सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप है, उन्होंने एक जयंती पर, वाल्मीकि जयंती पर उनके खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी करी थी। उन्होंने वाल्मीकि भगवान को डाकू करार दिया था। वही उनका कहना है कि वाल्मीकि जी के जो भी चित्र हैं उन पर केवल कलम के अलावा उनके पास तक आज तक कोई तस्वीर में दूसरी कोई चीज नहीं देखी गई, जिसके बाद में अगर उन्होंने उनकी अभद्र टिप्पणी डाकू कहा है तो वो उसका प्रूफ दे कि वो वाल्मीकि जी कहां से डाकू हुए। उनका कहना है कि अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है तो उसके बाद में वो बड़ी तरफ से जो वाल्मीकि समाज है वो रोड पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। उन्होंने पुलिस कोतवाली, जो बरेली शहर कोतवाली है, वहां पर शिकायत दर्ज करी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को भी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने राम जी के पैदा होने से हजारों साल पहले रामायण का जो है रचना कर दी थी, जिसके बाद में अगर उनके खिलाफ कोई टिप्पणी की गई है वो पूरी वाल्मीकि समाज के खिलाफ टिप्पणी है। इंडिया वॉइस के लिए सनी गोस्वामी, बरेली। उन्नाव में नाले की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 2 लोगों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निखिलेश प्रताप सिंह। उन्नाव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि उन्नाव के थाना अचलगंज क्षेत्र के सिकंदरपुर कर्ण में पीएनसी कंपनी के द्वारा खुदाई का कार्य कराया जा रहा था, जहां पर 3 मजदूर दब गए। हालांकि उन्हें आनन फानन में पुलिस की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया, जिसमें 2 की मौत हो गई और तीसरे की हालत नाजुक बताई गई। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। पीएनसी कंपनी की लापरवाही मजदूरों की जान जोखिम में गई और 2 मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि पीएनसी के द्वारा लगातार उन्नाव में कई जगहों पर कार्य कराया जा रहा है, लेकिन अगर सुरक्षा की बात करें मजदूरों को लेकर तो कोई भी सुरक्षा के उपकरण मजदूरों को मुहैया नहीं कराए जाते हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया है। अब तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह की कार्रवाई इस पर की जाती है और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता के रूप में क्या धनराशि दी जाएगी। उन्नाव से इंडिया वॉइस के लिए निखिलेश प्रताप सिंह। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।